हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल कोचिंग। माय नेम इज़ कृष्णकांत सिंह बुंदेला और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल अबाउट मनी के हिंदी के थर्ड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच को क्रिटिसाइज करेंगे और एक एक पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि ये सब एपिसोडिक है। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक मैंने 3 प्लेलिस्ट बनाई हैं। कीन्स वर्सेस क्लासिकल थ्योरी की, थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट की और मनी बेसिक की। इसके अलावा ये 4th प्लेलिस्ट है जिसमें मैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को बता रहा हूँ। इनमें कीन्स में है 5, थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में है 9 और मनी बेसिक में है 4 वीडियोस। ये सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे पार्ट बाय पार्ट क्रम से तो आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कीन्स के बारे में ही समझा रहा हूँ और उसी पब्लिक को टारगेट कर रहा हूं जिनको कीन्स के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। ओके, तो हम क्रिटिसिज्म पर आते हैं। फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच में सबसे पहला क्रिटिसिज्म है इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स। क्योंकि जो फॉर्मूला था mv प्लस m डैश v डैश इक्वल टू pt, इसमें v डैश m डैश और t को कांस्टेंट माना गया था। ये कहा गया था कि ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट हो तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के, ऐसा फिशर ने माना था। लेकिन इन सारे वेरिएबल्स का एक दूसरे पर असर होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है इस इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल m इन्फ्लुएंसेस v। m क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। m का v पर असर होता है। अगर टोटल अमाउंट ऑफ मनी बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ेगी तो लोग डर जाएंगे कि आगे भी और महंगाई ना बढ़ जाए, इसलिए वो और खरीदने की कोशिश करेंगे। और जब वो और खरीदने की कोशिश करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। सेकेंडली, एम का इन्फ्लुएंस वी डैश पर भी होता है। वी डैश क्या है? बैंक में जो पैसा हम जमा करते हैं उसकी वेलोसिटी, क्रेडिट वेलोसिटी। लोग जो उधार लेते हैं पैसा, जैसे अगर एम और पी बढ़ रहे हैं, एम बढ़ा तो पी भी बढ़ा, यानी अमाउंट ऑफ मनी बढ़ा तो प्राइजेस भी बढ़ी। तो इसकी वजह से क्या होता है? क्रेडिट भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रही है तो लोग बाग ज्यादा उधार लेने की कोशिश करेंगे, यानी बैंक से डील करेंगे, इसलिए क्रेडिट मनी यानी कि वी डैश बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पी इन्फ्लुएंसेस टी। पी का इन्फ्लुएंस टी पर भी होता है, यानी पी क्या है? प्राइजेस और टी है ट्रेड। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ी किसी भी कमोडिटी की तो क्या होगा? बनी बात है प्रॉफिट होगा, जो बेच रहा है सामान। जब उसको प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगा? वो ट्रेड भी बढ़ा देगा। तो पी का असर ट्रेड पे भी हो गया। और प्राइस का असर टोटल अमाउंट ऑफ मनी पर भी होता है। यहां पर प्राइस को पैसिव कहा था फिशर ने, लेकिन अब प्राइस एक कॉज बन रहा है। प्राइस का टोटल अमाउंट ऑफ मनी पे, सप्लाई ऑफ मनी पे भी असर पड़ता है। अभी तक हमने समझा था कि मनी की सप्लाई अगर हम बढ़ा रहे हैं तो प्राइस बढ़ती है, फिशर ने ऐसा कहा है। लेकिन क्या प्राइस पर केवल सप्लाई ऑफ मनी का ही असर होता है? प्राइस पे और चीज़ों का असर नहीं होता? क्या कॉम्पिटिटर का असर नहीं होता? क्या मार्केट में मोनोपोली का असर नहीं होता? क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का असर नहीं होता? क्या डिमांड और सप्लाई का असर नहीं होता? लोग अगर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ सकती है। स्केयरसिटी का असर नहीं होता? बहुत सारी चीज़ों का असर प्राइस पर होता है। प्राइस तो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, डिपेंडेंट नहीं है इस पर, सप्लाई ऑफ मनी पर। उल्टा प्राइस की वजह से, जब प्राइस इतनी सारी चीज़ों की वजह से चेंज होता है तो प्राइस का असर उल्टा सप्लाई ऑफ मनी पर होने लगता है। तो यहां पर भी एक कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसके अलावा ट्रेड का इन्फ्लुएंस वेलोसिटी पर भी होता है। क्यों? जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट की वजह से ट्रेड बढ़ेगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन जब ट्रेड बढ़ेगा तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी मनी की, क्योंकि ज्यादा सामान आ गया है। अब ज्यादा सामान ज्यादा हैंड्स में जाएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ गई। टी का इन्फ्लुएंस एम पर कैसे होता है, यानी ट्रेड का इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ मनी पर कैसे होता है? मान लीजिए ऐसा समय चल रहा है जहां प्रॉस्पेरिटी है, यानी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड कंट्री है। वहां पर यदि ट्रेड बढ़ाई जाए तो क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? सप्लाई बढ़ा देगी मनी की। वो चाहेगी कि और अवेलेबल हो लोगों के पास, क्योंकि ट्रेड बढ़ता जा रहा है प्रॉस्पेरिटी में, यानी टी का इन्फ्लुएंस भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी पर हो रहा है। इसके बाद
चूंकि ये हो रहा है असर, तो एम एंड टी आर नॉट इंडिपेंडेंट। एम और टी कैसे इंडिपेंडेंट रहेंगे? क्योंकि एम बढ़ रहा है तो ट्रेड पर भी असर होता है, और ट्रेड की वजह से फिर एम पर भी असर होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है। कहा गया था कि टी को कांस्टेंट रख दीजिए तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के, लेकिन टी कहां से कांस्टेंट रहेगा? टी तो बदलेगा एम के साथ और एम भी बदलेगा टी के साथ, इसलिए ये आपस में सब कुछ कॉन्ट्राडिक्ट है, इंटरडिपेंडेंसी है सारे वेरिएबल्स की। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ लॉन्ग रन। कीन्स क्या कहते थे कि लॉन्ग रन में तो सब मर गए, और फिशर ने अज्यूम किया है कि ये लंबे समय तक के लिए होगा। तो ये तो अनरियल अजम्पशन है, क्योंकि लंबे समय के लिए तो सब मर जाते हैं। शॉर्ट रन क्या बताइए आप, अभी क्या करंट में चल रहा है, अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन बताइए। लंबे समय तक के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। अनरियल अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अगेन क्लासिकल्स में फिशर ने माना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है। वो कहते हैं क्लासिकल में कि नॉर्मल सिचुएशन में आता है फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कीन्स ने क्या कहा कि ये स्पेशल सिचुएशन है, कभी कभी आती है फुल एम्प्लॉयमेंट। अधिकतर क्या रहता है? अंडर डेवलपमेंट कंडीशन रहती है, और इसी वजह से नॉर्मल सिचुएशन जो है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट की। तो ये भी अनरियल अजम्पशन हुआ। इसके बाद स्टैटिक थ्योरी है। ये स्टैटिक मतलब ये है कि इसमें वी डैश एम डैश और टी को अनचेंज माना गया है, जबकि ऐसा है नहीं, इन सब में चेंजेस आते हैं, और इसीलिए अगर इसको हम स्टैटिक मान लेंगे तो इनको हम अनचेंज रखेंगे तो हमारी थ्योरी तो काम कर जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली फेल हो जाएगी। ये एक सिंपल ट्रूइज्म है। मतलब ये जो एम वी इक्वल टू पी टी बनाया गया है, ये तो नॉर्मल सी बात है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। अगर पैसे की डिमांड है 10 रुपए की तो उतनी ही सप्लाई कर दी जाएगी, इसलिए सिंपल ट्रूइज्म है। क्यों? क्योंकि जैसे अमाउंट ऑफ मनी जो हम पे करते हैं, जितना भी पैसा हम पे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उतना ही तो वो मार्केट वैल्यू होगी उस गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसे एक पेंसिल है 10 रुपए की, तो उतना ही तो हम अमाउंट पे करेंगे 10 रुपए, जितनी प्राइस होगी। यानी ये दोनों तो हमेशा ही बराबर आएंगे। इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने? ये तो सिंपल है, सिंपल ट्रूइज्म है, तो फैक्ट है। इसके बाद ये इसमें टेक्निकल इनकंसिस्टेंसी भी है। देखिए, हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है, इसको हम स्टॉक ऑफ मनी भी कहते हैं, और जो वी है हमारी, इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी। यानी वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? सर्कुलेशन पर, और मनी का जो सप्लाई है वो उसके स्टॉक पर डिपेंड करता है, और ये दोनों ही एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे रहती हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इन पे असर होता है, स्टॉक ऑफ मनी पे, सर्कुलेशन पे भी। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। यानी स्टॉक मनी का और सर्कुलेशन मनी का, इनको आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है एम इंटू वी, यही टेक्निकली गलत है, क्योंकि स्टॉक ऑफ मनी अलग चीज है और सर्कुलेशन ऑफ मनी अलग चीज है। सर्कुलेशन में केवल हम ये देखते हैं कि हमारा वो पैसा कितने हाथों से जाकर सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, और स्टॉक ऑफ मनी कितना मनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब निकलता है? इसको मल्टीप्लाई करके आप टेक्निकली गलत चीज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में कंपेयर नहीं हो सकता। मनी चाहे जितना भी हो, सर्कुलेशन का उस पर कोई असर नहीं होता। उसको कैसे कंपेयर करोगे आप? सर्कुलेशन तो डिपेंड करता है कि वहां पर ट्रेड वगैरह कैसी है, लोग कितने हैं, कितने हैंड से वो पैसा जा रहा है, और स्टॉक में है पैसा तो उसको सर्कुलेशन से मतलब नहीं रहता। तो ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं होते, और कंपेयर नहीं होते इसलिए इनको मल्टीप्लाई करना गलत है। इसके बाद फिशर्स के ट्रांजैक्शन अप्रोच में एक और कमी थी, वो थी कि ये ट्रेड साइकिल को नहीं समझा पाए थे। प्रोफेसर काउथर ने कहा है कि क्वांटिटी थ्योरी एक तरीके का इम्परफेक्ट गाइडेंस है, जो ट्रेड थ्योरी यानी कि ट्रेड साइकिल को नहीं समझा पाता, ट्रेड साइकिल के जो कॉजेज हैं उसको नहीं समझा पाता। क्यों? जैसे डिप्रेशन का टाइम होता है, डिप्रेशन में क्या होता है? प्राइसेस गिर जाती हैं, बशर्ते अमाउंट ऑफ मनी बढ़ा दी जाती है। यानी अमाउंट ऑफ मनी बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी पैसे की, तब भी प्राइस को नहीं उठा पाती वो, क्योंकि डिप्रेशन का टाइम चल रहा है। इग्नोर्स अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस लेवल। अगला क्रिटिसिज्म है कि ये प्राइस लेवल के और भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी एम वी और पी टी ये कैसे बराबर होते हैं? एम डैश वी डैश इसमें जब प्लस कर दिया जाता है तो इसमें हमने पढ़ा है कि एम का असर होता है प्राइस पर, यानी सप्लाई ऑफ मनी का असर होता है प्राइस पर, लेकिन प्राइस पर तो बहुत सारी और भी चीज़ों का असर पड़ता है।
इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग्स हो गई, कंजम्पशन हो गया, पॉपुलेशन हो गई, इन सब का असर पड़ता है प्राइस पर। इनको तो आपने एक्सप्लेन किया ही नहीं, यानी इग्नोर कर दिया इन सारे डिटर्मिनेंट्स को, तो ये क्रिटिसिज्म हुआ। फिर नो इंटीग्रेशन ऑफ मॉनेटरी थ्योरी विथ प्राइस थ्योरी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि एक होता है एब्सोल्यूट प्राइसेस, यानी जितना पैसा आप दे रहे हैं, जैसे आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं 10 रुपए की है, तो वो आप 10 रुपए दे रहे हैं और वो चीज़ खरीद ले रहे हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्राइसेस। एक होती है रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस क्या होती है? रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है एक चीज का दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइस कितना है या कितनी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कि एप्पल का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, तो एप्पल्स की जगह लोग पियर्स खरीदने लगेंगे, एप्पल कम कर देंगे खरीदना, तो इसका मतलब है एप्पल की जगह पियर्स खरीद रहे हैं, यानी एप्पल को सब्सटीट्यूट कर दिया पियर्स ने। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। एक टेक्स्ट बुक आती है $100 की और कार आती है $20,000 की, तो कार की प्राइस टेक्स्ट बुक के हिसाब से कितनी हुई? 200 टेक्स्ट बुक के बराबर हुई कार की प्राइस। तो कार की रिलेटिव प्राइस कितनी है? 1:200, ऐसा बोलेंगे, रेशियो 1:200 का कार की प्राइस इस तरीके से है। इसको एक और तरीके से समझिए। कोक $10 की है, पेप्सी $5 की है। जो नॉमिनल एब्सोल्यूट प्राइसेस हैं, मनी प्राइस, वो तो उतनी ही है, कोक है $10 की और पेप्सी है $5 की। लेकिन जो रिलेटिव प्राइस होगी वो कोक की कितनी होगी? 2 कैंस ऑफ पेप्सी, क्योंकि एक कोक खरीदना या 2 पेप्सी खरीदना बराबर है, यानी इनके बीच में 1:2 का रेशियो है। और यहां पर रिलेटिव प्राइस कैन की पेप्सी की कितनी है और कोक की कितनी है? पेप्सी के हिसाब से कोक की आधी कीमत है, यानी उसके हिसाब से। तो जब हम हिसाब देखते हैं एक का दूसरे के हिसाब से, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइस। क्लियर? बहुत ध्यान से समझिएगा। मनी को न्यूट्रल कहा गया है फिशर ने। मनी केवल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ओके, तो जब चेंजेस होते हैं मनी सप्लाई में, मनी सप्लाई को बढ़ाया या घटाया जाता है, तो उसका असर होता है एब्सोल्यूट प्राइसेस पर, ना कि रिलेटिव प्राइसेस पर। क्यों? जैसे एक कप कॉफी, एक शॉप है डोनट शॉप, वहां पर $2 की मिल रही है, और एक दूसरा शॉप है, दूसरी कॉफी हाउस है स्टारबक्स, वहां पर $4 की मिल रही है। तो रिलेटिव प्राइस उस कॉफी की कितनी होगी? अगर हम $2 और $4 का रेशियो निकालें तो 1:2 आएगा। इसके बाद मान लीजिए प्राइस डिक्रीज हो गई कॉफी की, तो डोनट शॉप पर वो मिलने लगी $1 की और स्टारबक्स शॉप पर वो मिलने लगी $2 की, तो भी रेशियो कितना हुआ? 1:2 का। अगर डबल हो गई, मान लो प्राइस बढ़ गई कॉफी की, $4 डोनट पे बिक रही है और $8 में स्टारबक्स पे बिक रही है, तो भी रेशियो कितना हुआ? 1:2 का। यानी रिलेटिव प्राइस में कोई असर ही नहीं हो रहा। मतलब चेंज ऑफ मनी का असर, चेंज ऑफ मनी सप्लाई का असर एब्सोल्यूट प्राइसेस पर होता है, रिलेटिव प्राइसेस पर नहीं होता। और एब्सोल्यूट प्राइसेस पर रियल फैक्टर्स का भी असर होता। रियल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, मशीन। मगर कीन्स ने कहा कि दोनों चीजों की जरूरत है, थ्योरी ऑफ मनी की भी और थ्योरी ऑफ वैल्यू की भी। थ्योरी ऑफ मनी यानी मनी सप्लाई, थ्योरी ऑफ वैल्यू यानी रिलेटिव प्राइसेस। और इनकी जरूरत कैसे पूरी करी जा सकती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसके लिए आपको मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें पार्ट 7 में मैंने कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को समझाया है, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों ही चीजें जरूरी हैं। इट इग्नोर्स मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है? देखिए, मनी की डिमांड किस लिए होती है? लोग बाग मनी की डिमांड करते हैं ताकि वो उसको खर्च कर सकें या इकट्ठा कर सकें। तो इसकी 3 तरीके से हो सकती है। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, और तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव फिशर ने या क्लासिकल वालों ने टोटली इग्नोर कर दिया था। उन्होंने उसको स्टोर करने के लिए नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि केवल ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए या कोई प्रिकॉशंस के लिए रखा जा सकता है पैसा। ये भी मैंने पहले बहुत समझा दिया है पहले वाले वीडियोस में। आप लोग क्रम से देखेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। नो डिस्कशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी पर किस चीज का असर हो रहा है, इसको डिस्कस नहीं किया। V = P × Y/M होता है वेलोसिटी।
वेलोसिटी हमको निकालनी हो तो फॉर एग्जांपल लें वाई रियल जीडीपी है 3000 पिज़्ज़ा के बराबर, और उसका प्राइस, एक पिज़्ज़ा का प्राइस है $10, तो टोटल कितना हो गया, $30,000 की हमारी नॉमिनल जीडीपी होगी, ठीक है। लेकिन मनी सप्लाई $10 किया गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी 3 टाइम्स होगी, 3 इंटू एम करेंगे तो वो $30,000 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी को पता लगाने के लिए बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हमको पता लगाने पड़ेंगे। उसका डिस्कशन तो इस थ्योरी में कहीं किया नहीं, इसलिए ये भी एक कमी थी। ये वन साइडेड थ्योरी है ऑब्वियसली। m इंटू वी इक्वल टू पी इंटू टी। एम क्या है, जो मनी सप्लाई है, v वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहेगी, t भी कांस्टेंट रहेगा। जब ऐसा होगा तो मनी की वजह से प्राइसेस मस्ट गो अप, यानी मनी की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, वन साइडेड थ्योरी। लेकिन हमने अभी क्रिटिसाइज किया ना, p का असर भी m पर होता है, इसीलिए ये क्रिटिसिज्म है। नो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन m एंड p। सप्लाई ऑफ मनी और प्राइस पर कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है प्रोपोर्शनेट। जैसे हमने जो अभी पढ़ा था सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी के इक्वेशन को, इसमें v, v डैश और t को कांस्टेंट माना गया और m को डायरेक्टली रिलेटेड कर दिया हमने p से। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि m पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का, आउटपुट का और इन्वेस्टमेंट का भी असर होता है, ठीक है। तो यहां पर भी ये क्रिटिसाइज हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सप्लाई ऑफ मनी चेंज होता है, आउटपुट के हिसाब से भी चेंज होता है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी चेंज होता है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म फिशर के ट्रांजैक्शन अप्रोच में थे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। तो इसके बाद इससे भी अच्छी थ्योरी दी कैम्ब्रिज ने, कैश बैलेंस अप्रोच। तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं।